नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं और 9:15 बजे का जो आपका सेशन होता है टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ, जिसका आप लोग नियमित अभ्यास करते हैं। दोस्तों, आपके सिलेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो आपके प्रैक्टिस की ही होगी। जितना अधिक से अधिक प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, जितने अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल करेंगे, उतना ही आपके लिए परीक्षा जो होगी वो सरल होती जाएगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, यह हमेशा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और सफलता जो है वो अभ्यास से ही मिलती है। चाहे आप किताबें कितनी पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, लेकिन जितना आवश्यक किताबों को पढ़ना है या नॉलेज को इकट्ठा करना है, उतना ही जो है दोस्तों उस नॉलेज को प्रश्न में कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो विद्यार्थियों के साथ होती है। किताबों को पढ़ लेते हैं, टॉपिक को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टॉपिक से प्रश्न किस तरीके के आते हैं इसको डिसाइड कर पाना थोड़ा सा उनके लिए जो है ये समस्या का विषय रहता है। तो आप लोग जितने भी अनुभवी लोगों से पूछेंगे, जो लोग सफल हुए हैं, या ऐसे लोगों से भी जो लोग असफल रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही बताएंगे कि आप नियमित रूप से अभ्यास करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चले, आप सभी लोगों को जो दोस्तों गुड इवनिंग। तो इन सारी चीजों को अब पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस सेशन का मेंबरशिप लेना है तो 250 रुपए का भुगतान करके आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे आप कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की। तो आप लोगों का टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम जो है अब यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं कि यथाशीघ्र आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पहले शुरू करा दूं कि आप लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों का अभ्यास करें और टॉपिक वाइज एक बार कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की परीक्षा जो है वो जनवरी के अंत में या फरवरी में आप लोगों की परीक्षा होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी से पहले जो है आप लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट और आपका जो है वो फुल टेस्ट, ये 10 टॉपिक वाइज और 10 फुल टेस्ट मुझे कराने हैं। तो 10 टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए दोस्तों शुल्क 500 रुपये रहेगा। आप लोग जो है वो 500 रुपये का शुल्क देकर टॉपिक वाइज टेस्ट को कर सकते हैं। इसमें आपका भारतीय संविधान और आपका राजनीतिक चिंतन दोनों के टॉपिक एक साथ मैं लेके चलूंगा। साथ ही आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों कि यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आप वहां से जाकर टेलीग्राम का ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए यदि आप टेस्ट देने के इच्छुक हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, सीधे टेलीग्राम पे उस लिंक से आप पहुंच जाएंगे और ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे। अब जो है दोस्तों सीधे चलेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न को लेंगे। और दोस्तों आज के सेशन के जो प्रश्न हैं वो थोड़े बहुत आपके लिए चैलेंजिंग प्रश्न होंगे, क्योंकि कुछ नए तरह के प्रश्नों को जो है दोस्तों थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैंने प्रश्नों का आज ऊपर उठाया है, जानबूझ के उठाया है दोस्तों, क्योंकि एक ही तरीके के प्रश्न आप लोग लगातार करते आ रहे हैं लंबे समय से। तो कभी कभी थोड़ा सा जो है वो प्रश्नों का स्टैंडर्ड ऊपर नीचे करना भी जरूरी होता है, क्योंकि परीक्षक हमेशा ट्रेडिशनल जो है वो पैटर्न पे आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। कुछ प्रश्न 10-5 प्रश्न ऐसे होंगे, 10-20 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, या परीक्षक जो होंगे चेंज होंगे। आप सभी को पता है पूरी टीम चेंज हुई है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी का लेवल जो है वो बढ़ा के रखना है। तो लेवल यदि बढ़ा के नहीं रखेंगे तो परीक्षक चेंज हुए हैं, पेपर सेटर भी चेंज होंगे। ऐसी स्थिति में वो पारंपरिक पेपर बनेगा या तो एकदम पारंपरिक बनेगा। तो पारंपरिक बनेगा दोस्तों तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जैसा पेपर मिल जाएगा। लेकिन यदि जो है दोस्तों परीक्षक जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पारंपरिक प्रश्न देखने को कम मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा सा मेहनत करना है अपने स्टैंडर्ड को उठा के, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलें अब सीधे चलेंगे दोस्तों और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है वो आपको दिया है कि चलें, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। बार्कर, सेवाइन, स्ट्रास और स्टर्न। आपको 4 विकल्प दिया है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग उत्तर करेंगे। आप सभी का उत्तर आ भी रहा है इस प्रश्न में। चलें, बहुत ही बढ़िया।
दोस्तों सबसे पहले ही एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रश्नों को लेके बिल्कुल भी आप लोग घबराएंगे नहीं। प्रश्न गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, प्रश्नों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग घबरा जाएंगे कि आज का प्रश्न मुझे आ नहीं रहा है। आपको नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं जो है इन प्रश्नों को लेके आया हूं कि आप लोग इससे जो है अवगत हो जाए। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो आपके GH सेवाइन का है। जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो पाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के साथ ही जाइएगा। चले, सेवाइन महोदय ने कहा था दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। जैसा कि मैं देख रहा था मैक्सिमम लोग जो है लियो स्ट्रास की बात कर रहे थे, सी विकल्प का जो है मैक्सिमम लोग चुनाव कर रहे थे। तो लियो स्ट्रास महोदय का जो स्टेटमेंट है दोस्तों थोड़ा सा इससे अलग है। लियो स्ट्रास महोदय ने कहा था कि राजनीति का अनुभव मूलक सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। तो लियो स्ट्रेस का जो है वो इस संदर्भ में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि राजनीति का अनुभव मूल्य सिद्धांत समस्त मूल्यों की समानता की शिक्षा देता है। तो जब समस्त मूल्यों के समानता की शिक्षा की बात आए तब आप लियो स्ट्रास का चुनाव करेंगे। अन्यथा आप जो है यदि आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने व उनके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है, तब आप लोगों को GH सेवाइन का चुनाव करना पड़ेगा। उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसने राजनीतिक दर्शन के मृत्यु पर दुख प्रकट किया। उत्तर आप लोगों को करना है दोस्तों, राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाला राजनीतिक विचारक कौन है। रॉबर्ट डॉल, रॉबर्ट डहल को रॉबर्ट डॉल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। पीटर लासलेट, पीटर विंच और डेविड स्टन, चारों में से जो है आप किसी एक का चुनाव करेंगे और उत्तर तेजी से करेंगे। दोस्तों समय आपका शुरू हो गया है, चले। चले, बहुत ही बढ़िया। तो अब इस प्रश्न में दोस्तों आप सभी लोगों का उत्तर जो है एक तरफा उत्तर आ रहा है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होगा, जब आपसे जो है वो राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख पूछा जाए कि राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख किसने प्रकट किया, तो आप लोगों को जो है दोस्तों पीटर लासलेट का चुनाव करना है। उत्तर पीटर लासलेट के लिए आप सभी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरा विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। थोड़ा सा संख्या जो है दोस्तों आप लोगों की बहुत कम हो गई है, और जब संख्या आप लोगों की कम होती है तो मेरा एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों से जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने का विनम्र आग्रह है मेरा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों का पीटर लासलेट के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जब आपसे मृत्यु पर दुख पूछा जाए कि मृत्यु पर दुख जो है किसने प्रकट किया है, तब पीटर लासलेट का चुनाव आप लोग करेंगे। दोस्तों किसने जो है वो पतन की बात की थी, पतन, राजनीतिक दर्शन के पतन की बात किसने की है, आप लोग उत्तर करेंगे। राजनीतिक दर्शन के पतन की बात किसने की है, चलें। चलो बिल्कुल, राजनीतिक दर्शन के पतन के लिए आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। चलें, तो राजनीतिक दर्शन के पतन की यदि आप लोग बात करेंगे तो दोस्तों आपके डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कार्बन, अल्फ्रेड कार्बन और डेविड स्टर्न महोदय जो है वो आपके राजनीतिक दर्शन के पतन की बात करते हैं। पीटर लालसेट महोदय जो है इसके मृत्यु पर दुख जो है वो दुख का इजहार करते हैं राजनीतिक दर्शन के। चलिए, और इसके निधन को किसने स्वीकार किया है, किसने स्वीकार किया है कि राजनीतिक दर्शन जो है वो मर चुका है, उत्तर करेंगे तेजी से। चलें,
चलें, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दुख पर जो है जब आपसे मृत्यु पर दुख प्रकट करना पूछा जाए, लाल सेट का चुनाव करेंगे। राजनीतिक दर्शन के पतन का चुनाव प्रश्न आपसे पूछा जाए, डेविड स्टर्न या कार्बन का चुनाव करेंगे। जब आपसे ये पूछा जाए कि इसको जो है दोस्तों किसने कहा था कि राजनीतिक दर्शन जो है वो मर चुका है, या राजनीतिक दर्शन के मृत्यु को किसने स्वीकार किया है। मृत्यु पे दुख प्रकट करना और मृत्यु को स्वीकार करना दोनों अलग अलग प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके हेराल्ड लासवेल तथा रॉबर्ट डहेल जो हैं, ये दो लोग इसके मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो जब आपसे जो है दोस्तों सिर्फ पूछा जाए मृत्यु, तब आप जो है डहेल, तब आप जो है डहेल का चुनाव करिएगा। चलें जी बिल्कुल, और लासवेल का चुनाव करिएगा। तो ये 4 प्रश्न यहां से बनते हैं, चारों को आप लोग ध्यान रखिएगा। समय लूंगा आज के सेशन में, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जहां पे जरूरी होगा वहां पे आप लोगों को दूंगा, आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए मृत्यु पर दुख किसने प्रकट किया, पीटर लालस्लेट ने जो है किया था, दुख प्रकट किया था। इसके राजनीतिक दर्शन के मृत्यु की बात किसने की थी, आपके रॉबर्ट डहेल ने और लासवेल ने की थी। इसके पतन की बात किसने की थी दोस्तों, तो डेविड स्टर्न और कार्बन ने की थी। तो आप लोग ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे ये पूछे जाएंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कुछ नए प्रश्न बनते हैं तो यहां से बनेंगे, ये मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला आपको दिया है, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपसे उत्तर मार्क्सवाद पूछा हुआ है दोस्तों, अपना चारों विकल्प को पढ़िए, उत्तर करिएगा। पहला आपको दिया है, श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, आर्थिक वर्ग हित अपेक्षता विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है, और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। सही विकल्प का चुनाव आप लोगों को करना है, तेजी से आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिएगा। चले, चलें, सभी लोग डी विकल्प की बात करें। श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन में विकसित नहीं हुआ है, तो श्रमिक वर्ग का विकास कैसे हुआ, तेजी से उत्तर करें। यदि आप कह रहे हैं कि ए विकल्प सही है, सब सही है माने, यानी ए को आप सही मान रहे हैं, तो श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन में विकसित नहीं हुआ, तो किस रूप में जो है श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, तेजी से उत्तर करेंगे। एक एक विकल्प के लिए आप लोग उत्तर करना पड़ेगा। आज तेजी से नहीं लेके चलूंगा, थोड़ा धीरे लेके चलूंगा। चलें, तो आप लोग उत्तर करेंगे, श्रमिक वर्ग का विकास जो है मार्क्सवादी आंदोलन में कैसे हुआ है, उत्तर मार्क्सवाद में, माफ करेंगे। चले, मनीष जी कह रहे हैं लेनिन के साम्यवाद के रूप में। चले, ममता जी कह रहे हैं हमने यही पढ़ा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो दोस्तों श्रमिक वर्ग की उत्पत्ति का जो संबंध है, यदि आपने मार्क्सवाद को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि पूंजीवाद के जन्म के कारण पहले जो है दोस्तों समाज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो व्यवस्था है कृषि प्रधान व्यवस्था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि प्रधान व्यवस्था को हम लोग जो है वो कहते हैं सामंतवाद। सामंतवादी जब व्यवस्था थी दोस्तों, उस समय प्रधान क्या था, कृषि प्रधान व्यवस्था थी। जब सामंतों के पास पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया और आपके जो है वो वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ या औद्योगिकरण का जब विकास यूरोप में शुरू हुआ दोस्तों, तो ये सामंतवाद किस में बदला, पूंजीवाद में। क्रम से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ये पूंजीवाद में बदला। और पूंजीवाद जैसे सामंत है वो पूंजीपति बन गए, और जो किसान थे दोस्तों, किसान जो है वो आपके क्या बन गए, मजदूर बन गए। इस पूंजीवाद की वजह से एक और व्यवस्था का जन्म हुआ था दोस्तों, उद्योग का जन्म हुआ।
और इस उद्योग की वजह से जो है वो मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। अब मध्यम वर्ग का जन्म, इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, कहानी को शॉर्ट में जो है वो तेजी से कंफर्म करूंगा मैं। सामंतवाद में कृषि प्रधान व्यवस्था थी दोस्तों, और ये जो सामंत होता था वो इस कृषि पे नजर रखता था। तो एक गांव में जैसे मान लीजिए कि एक सामंत है और 100 किसान हैं, इन सबों के खेत में जो है जो भी फसलें हो रही हैं वो आपको पता है कि 3 से 4 महीने लगता था फसल को तैयार होने में। कोई भी एक फसल 3 से 4 महीने में तैयार होती है। तो ये सामंत किसी को रखता नहीं था इन फसलों की निगरानी के लिए। लेकिन जैसे ये सामंत पूंजीपति में बदला, और पूंजीपति में बदला, इसने मशीनें लगाई, प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो ये अकेले इन सारी चीजों को देख नहीं सकता था, सबका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता था, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, किसका प्रोडक्ट बढ़िया आ रहा है, किसका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बन रहा है। तो इसके लिए इसने जो है दोस्तों एक अपने लिए एक सहयोगी रखा, जिसे वेतन पर इसने रखा। और इस वेतन पाने वाला जो व्यक्ति जो है दोस्तों, इसी मजदूरों में से, यानी इन्हीं समाज के लोगों में से जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, इन सारे लोगों को जो है, कुछ लोगों को इसने वेतन पे रखा। यदि फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं तो 10 लोगों को इसने वेतन पे रखा, और ये क्या करते थे, उन मजदूरों की जो है वो देखभाल करते थे कि मजदूर किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। और यही वेतन वाला जो हिस्सा तबका था दोस्तों, ये वेतन वाला हिस्सा जो हुआ वो उसे मध्यम वर्ग कहा गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पूंजीपति, मध्यम वर्ग और किसान, ये किस किस तरीके से इनका जन्म होता है वो आपको राजनीतिक दर्शन, जब भी आपने किसी से पढ़ा होगा या किताब पढ़ी होगी तो आपको ये सारी चीजें वहां पे हो सकता है किसी ने समझाई हो। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, मध्यम वर्ग का जन्म हो गया, पूंजीपति हो गया और किसान। तो जब भी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन में विकसित नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रमिक वर्ग का जो है दोस्तों विकास हुआ है वो पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप हुआ है, न कि क्रांतिकारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। तो आपका ये स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक वर्ग हित अपेक्षाया विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है। जी बिल्कुल, आर्थिक वर्ग का जो है हित जो होता है वो विचारधारा और राजनीतिक जो है वो स्वायत्त होता है राजनीति से, बिल्कुल सही दिया हुआ है। श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है, बिल्कुल अपनी आधारभूत स्थिति को नहीं बनाए रखता है। रिसेशन के साथ जो है दोस्तों इसका संबंध है, इसकी स्थिति में उतार चढ़ाव जो है हमेशा आता रहता है। तो आपका उपयुक्त जो चारों विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, राम बहादुर सिंह बरेली से कह रहे हैं सर मेरा नेट क्लियर हो गया, चलिए बहुत बहुत बधाई। चलें, जिन लोगों का नेट क्लियर हुआ है उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अगला प्रश्न, लेनिन की पार्टी इस रूप में संरचित थी कि कुछ लोग अभिजात तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमत श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सके। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है? मैकफर्सन, मैकलिनन, लीलन, सेवाइन और मिलीबैंड, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। चलें तेजी से करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें सभी लोग। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को जो है वो लाइक नहीं किया है, तो आप लोग तेजी से करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलें, आप सभी लोग जो है इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, कुछ एक लोगों का जो है वो सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। इसमें कहा गया कि लेनिन की पार्टी इस रूप में संरक्षित थी कि कुछ लोग अभिजात तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमत श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सके। निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट किसका है? तो इस स्टेटमेंट के लिए जो है दोस्तों आपके जीएच सेवाइन महोदय जिम्मेदार हैं। जो लोग इसमें जीएच सेवाइन का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग दूसरे विकल्प के साथ जाएं, तीसरे विकल्प के साथ जाएं, उत्तर आपका बिल्कुल सही है। जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, बी विकल्प के लिए नहीं। और दोस्तों इस स्टेटमेंट को नोट डाउन जरूर करिएगा, आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूं, ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? आप लोगों को उत्तर करना है। द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, द लाज, इनमें से कोई नहीं। उत्तर करेंगे तेजी से। श्रेष्ठ परिषद, नेक्टोरल काउंसिल, उत्तर करेंगे तेजी से।
चले, बहुत ही बढ़िया। अब इस प्रश्न में जो है आप लोगों का बी और सी के लिए उत्तर आ रहा है। तो जो लोग इसमें द लॉज की बात कर रहे होंगे, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख जो है द लॉज में आपके द लॉज नामक पुस्तक में जो है प्लेटो महोदय ने किया था। जब आदर्श राज्य की इनकी जो परिकल्पना थी दोस्तों वो विफल हो गई, तब जो है इन्होंने श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया अपनी पुस्तक द लॉज में। उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है इसके, चले प्रश्न में आपको कथन और कारण दोनों दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। चले तो आप लोग अभिकथन पढ़ेंगे। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। कौन कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। चले अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। चले, बहुत ही बढ़िया। सब लोग जो है इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। प्रश्न को आप लोग ठीक से समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आपका जो कथन दिया है बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। दास की सत्ता जो है वो इनकी बिल्कुल भिन्न है। दास पे जो सत्ता होती है और क्योंकि दास का जो जन्म है वो जन्म से ही निम्न और जो है वो स्वयं के लिए स्वयं शासन के लिए अयोग्य व्यक्ति था, तो उसके ऊपर जो है वो शासन किया ही जाना चाहिए। दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यदि प्रश्न को आप लोग ठीक तरीके से समझ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। किस तरीके से भिन्न है दोस्तों, यदि प्लेटो महोदय के अनुसार, अरस्तु महोदय के अनुसार बात करें तो इसमें आपको दिया है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। तो किस अर्थ में प्रजाजन पे सत्ता और दास पे सत्ता दोनों किस तरीके से अलग है, आप लोग यदि कमेंट करना चाहें तो करके बता दें। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, थोड़ा सा सीरियस रहें आप लोग। आप सभी लोगों को जो है दोस्तों मेरा सुझाव रहेगा कि आज के सेशन में थोड़ा सा सीरियस रहें, कंसंट्रेट होकर आप लोग जो है दोस्तों प्रश्नों को देखें और उत्तर करें। ना आप लोग खुद डिस्ट्रैक्ट हो और ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करें। बस ये जो है आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूं, इसमें कोई मेरा जो है वो व्यक्तिगत जो है वो फायदा नहीं है। चलें, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए, उत्तर करिए तेजी से। दिया है निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। उत्तर करेंगे आप लोग इस प्रश्न के लिए। आसान सा प्रश्न है, आसान सा स्टेटमेंट है। चलें, तो जितने लोग इसमें रूसो महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसो महोदय ने कहा था कि विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, यानी विज्ञान की जो है उपयोगिता को इन्होंने खारिज कर दिया। दर्शन को जो है वो बौद्धिक सजावट बता दिया कि जो व्यक्ति के पास जो है वो दार्शनिक ज्ञान नहीं है, वो बौद्धिक रूप से जो है वो सबल नहीं हो सकता है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते के जैसी हैं। बिल्कुल, ये एक न एक दिन जो है दोस्तों धूमिल पड़ जाते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग इसमें तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जी। चमकीले फीते, यदि आप लोग जो है 70s की फिल्में देखेंगे तो 70s की फिल्मों की जो अभिनेत्रियां होती थी, या हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो दो चोटियां और उसमें फीते जो है वो लाल पीले हरे रंग के बांधे होंगे, तो आप सभी लोगों को जरूर चमकीले फीतों के बारे में पता होगा। चलेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा तथ्य मार्क्सवाद के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। आप लोगों को बताना है मार्क्सवाद का अलगाव का सिद्धांत जो दिया है उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। चले,
चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों ने जो है दोस्तों मार्क्सवाद में परायपन की जो है वो संकल्पना पढ़ी होगी। उसी को, परायपन की जो संकल्पना है उसी को हम लोग अलगाववाद भी कहते हैं। इसे अलगाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, माफ करेंगे अलगाववाद नहीं, अलगाव के सिद्धांत के नाम से। और जो है दोस्तों इसमें उत्पाद से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव होता है, व्यक्ति का समाज से अलगाव होता है। व्यक्ति जो है, यहाँ तक कि रूसो ने जो है यहाँ तक मान लिया था कि पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप जो है व्यक्ति अपने आप से भी दूर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ प्रजाति मात्र से अलग नहीं होता है। अलगाव यहाँ पे दिया है, प्रजाति मात्र शब्द दे दिया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिर्फ प्रजाति मात्र नहीं, अपनी प्रजाति से भी अलग होता है, अपने समाज से भी अलग होता है, इवन अपने आप से भी अलग हो जाता है। चले, तो आपका इस प्रश्न में जो होगा तीसरा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा है, सिर्फ प्रजाति मात्र नहीं, सभी चीजों से अलग होता है। किसने अलग किया था? पूंजीवाद ने। अब पूंजीवाद ने कैसे अलग किया? अब ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा कि पूंजीवाद ने जो है ये अलगाव कैसे पैदा किया था। अब इस पे बहस करूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय लगेगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को जो है वो देखता हूँ समय की वजह से यदि कुछ नॉलेज की बात करने लगता हूँ तो उनको लगता है कि बकवास हो रही है। चलिए, निम्न में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? उत्तर करेंगे। चलें, उत्तर तेजी से करेंगे। क्या बात है, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कोई वाद विवाद मुकदमा है हमसे तो क्लियर करा लीजिए, आज सुलह कर लूंगा, मूड में हूँ। वीडियो जो है आप लोग, कोई लंबा यदि आपका वाद विवाद हो, कोई मुकदमा लंबा हमसे चल रहा हो तो उसको आज आप लोग जो है वो निपटा लीजिए। चलें, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? आप लोगों को उत्तर करना है। चले, बहुत ही बढ़िया। जो लोग आर दिवाकर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर दिवाकर का स्टेटमेंट है दोस्तों, आप लोगों को इसको याद रखना है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चल देंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ राय के नाम से बस गए? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य नाम परिवर्तित करके मानवेंद्र नाथ राय के नाम से किस देश में बसे थे? आपको जावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और मैक्सिको दिया हुआ है। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, चलिए बहुत ही बढ़िया, तेजी से उत्तर करें। चलें, कई सारे विकल्प आप लोगों के आ रहे हैं इस प्रश्न में। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें मैक्सिको की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएन रॉय की बात की जा रही है दोस्तों, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका नाम है। और 1917 में जो है दोस्तों ये बोल्शेविक क्रांति के समय जो है ये चले गए। 1917 में बोल्शेविक क्रांति में इन्होंने जो है दोस्तों भाग लिया महत्वपूर्ण रूप से। और उसके बाद 1930 में ये पुनः भारत जो है दोस्तों आते हैं और नव मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म की जो थियरी है उसको देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1917 में मैक्सिको में जाके एमएन रॉय के नाम से ये बसेंगे और उसके बाद से 1930 में भारत आएंगे और इनका जो सिद्धांत है उसे नव मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है। उत्तर चौथे विकल्प के लिए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, निम्न में से किसने कहा है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसने गीता दी, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया या कराया? चलें, विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, सावरकर, चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया।
किसने कहा है? चले, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग इसमें अरविंद घोष की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अरविंद घोष महोदय का स्टेटमेंट है दोस्तों कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? एमएन जो है अरविंद घोष कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, एक बार तेजी से कमेंट करके उत्तर करिएगा। सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया। चलें, किसके लिए कह रहे हैं आप लोग उत्तर करिएगा। अरविंद घोष महोदय का कथन है, पूछा है किसने कहा है, तो किसके लिए कहा है? चलें, मनीष जी कह रहे हैं गांधी जी के लिए। जी, थियरी की क्लास जो है वो अब लगभग कंप्लीट होने वाली है, तो अब थियरी की क्लास तो संभव नहीं। चलें, आप सभी लोग जो है दोस्तों दिमाग जो है अपने सही स्थान पर रखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद भी आप समझिए। कहा है कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको जो है सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया। ये अपने ही बारे में कह रहे हैं। जब इनसे जो है दोस्तों अपने बारे में इन्होंने स्वयं कहा है कि भगवान ने मुझे जेल में क्या दी, गीता दी और मुझे जो है सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध करवाया, तो अपने आप के बारे में इन्होंने कहा है, अपना वृत्तांत बताया है और उसी इनके अपने व्यक्तिगत वृत्तांत का ये स्टेटमेंट है। तो आप लोग इसमें जो है सी विकल्प के साथ जाइएगा, किसी और के बारे में इन्होंने नहीं कहा है। मैं जान रहा था कि आप लोग महात्मा गांधी का चुनाव करेंगे, इसीलिए मैंने पूछा था जानबूझ के। चलिए, कोई बात नहीं है, गलती यहां पे करवाऊंगा तो परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी। चले, अगले प्रश्न। तुलनात्मक राजनीति किसका अध्ययन है? संस्थाओं और कार्यों का, सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का, सरकारी व गैर सरकारी एवं समस्त राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, तुलनात्मक राजनीति जांच की तकनीकों एवं प्रविधियों का। संतोष जी, आपका प्रश्न जो है अब उसको बिल्कुल मिले होंगे तभी जो है कहा होगा। जी नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने वृत्तांत के बारे में बता रहा था कि हमारे जो है उन्होंने बताया था, माफ करिएगा, उन्होंने बताया था कि हमारे सपने में जो है प्रभु आए, उन्होंने मुझे गीता दी, या हमको जो है प्रभु ने दर्शन दिया, हमको गीता दी और सत्य के बारे में मेरे ज्ञान चक्षु को खोला। चलें, उत्तर करेंगे अब इस प्रश्न में आप लोग। चलें, तो इस प्रश्न में जो है दोस्तों सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, आप लोग ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, सरकारी, गैर सरकारी व समस्त राजनीतिक संगठनों या संस्थाओं को जो है वो देखा जाता है। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति को यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्रम को आसानी से लगा सकते हैं। दार्शनिक उपागम, व्यवस्था उपागम, नव संस्थागत उपागम, व्यवहारवादी उपागम। तेजी से सारे उपागम पढ़े होंगे आप लोग। जब राजनीतिक दर्शन पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले जो है दोस्तों इन उपागमों के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर, तो आप लोग इसको तेजी से जो है वो क्रम से लगा दीजिए। चलिए, अब इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ दोस्तों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चले, मैक्सिमम लोग जो है सी विकल्प का ए
बी, डी और सी की बात कर रहे हैं। चलें तो सबसे पहले जो है दोस्तों यूनानी परंपरा से शुरुआत होती है किसकी? दार्शनिक उपागम की। तो आपका ए आ जाएगा सबसे पहले। दार्शनिक उपागम के बाद से जो है दोस्तों ये लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें कोई सुधार नहीं होता है। और आपके जो है दोस्तों डेविड स्टन महोदय आते हैं और डेविड स्टन महोदय जो है वो आपके व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत करवाते हैं। तो व्यवहारवादी उपागम किस में दिया हुआ है? व्यवहारवादी उपागम जो है आपके डी पे दिया है। व्यवहारवादी उपागम के बाद से जो है दोस्तों आपके व्यवस्था उपागम की शुरुआत होती है। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे जो होगा बी आ जाएगा। और आपके व्यवस्था उपागम के बाद से नव संस्थागत उपागम जो है एक नवीन संरचना है, तो आपका सी आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए ए, डी, बी और सी। यदि इसमें से कम आप दो को समझ जाते हैं आसानी से, दार्शनिक उपागम और व्यवहारवादी उपागम, उतने से आपका प्रश्न बन जाना चाहिए। जी बिल्कुल बन जाएगा, ए और डी। तो आपका सबसे पहले दार्शनिक उपागम की शुरुआत प्लेटो और अरस्तु से होती है। व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत जो होती है दोस्तों आपके डेविड स्टन महोदय, इसमें जो है वो सुधार करते हैं। और उसके बाद से व्यवस्था उपागम, ये आपके जो है दोस्तों नवीन संकल्पनाएं हैं, व्यवस्था उपागम और नव संस्थागत उपागम। तो इसके अनुसार आप क्रम से लगाएंगे, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगले प्रश्न के लिए मुझे थोड़ा सा प्रश्न को सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न जो है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। चले मैं प्रश्न को आप लोगों के लिए पढ़ के जरूर सुना दूंगा यदि आप लोगों को देखने में समस्या हो। चलिए पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद से विकल्प देख लेंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए सही हैं? भारत और अमेरिका दोनों के उपराष्ट्रपति के लिए सही कथन का चुनाव आपको करना है, जिसमें पहला जो है वो कथन दिया है दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, सही है या गलत। दूसरा दिया है दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के सदस्य नहीं हैं। तीसरा आपको दिया है दोस्तों दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देश के सदनों के सदस्य नहीं हैं। दोनों को मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही होगा और कौन कौन सा गलत होगा। तो आप लोग सोच समझ के अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए, एक एक करके बताइए, एक एक करके आप लोग बताते जाइए। दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं या नहीं? यस और नो लिखिए तेजी से। दोनों उपराष्ट्रपति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति। चले तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी जो है दोस्तों चुनाव के माध्यम से चुन के आता है और भारत का राष्ट्रपति भी जो है दोस्तों चुन के आता है। आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा के जो है वो सभी सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है। दोनों अपने अपने देशों में उच्च सदनों के सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों, किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। जो है सदस्यता इनकी नहीं होती है किसी भी सदन के रूप में, आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा जो आपको विकल्प दिया है दोस्तों, तीसरा विकल्प आपको दिया है दोनों राष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। तो जब अपने सदन के सदस्य नहीं हैं तो जो है किसी भी देश में जो है अपने अपने देश के ये सदस्य नहीं होते हैं, ये भी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों को मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। चलें तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है आपके राज्यसभा के जो है अध्यक्ष के रूप में जब कार्य करता है तो वहां पे अपना निर्णायक मत जो है वो देता है। ये स्टेटमेंट जो होगा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 3 यानी ए, बी और सी जो है सही है और डी आपका गलत है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। कोई जो है चलें अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी किस शासन प्रणाली को समझा जाता है? उत्तर करेंगे और तेजी से करेंगे, जितनी तेजी से हो सके। चलें तो अब इस प्रश्न में भी देख रहा हूं आप लोगों का उत्तर आ रहा है।
थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, आप लोग अभी भी शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर, बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करिए। चलें, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो जन्म होता है दोस्तों आपके अमेरिका से होता है, तो आपको सोचना ही नहीं है, उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण अमेरिका के जो है दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान रखेंगे, आपका यूएसए या अमेरिका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया, निम्न में से संयुक्त राज्य संघ के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद द्वारा दी गई? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अमेरिकी राष्ट्रपति से जो है दोस्तों अनुच्छेद पूछे गए हैं 1-2 बार, तो आप लोग जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को कई बार करा भी चुका हूं। यदि अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद तो हो सकता है आप लोग याद कर लें, लेकिन अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद जो है आप लोग स्किप करके चले जाएंगे, और एक भी प्रश्न यदि पूछ लिया गया तो आसानी से ये सारे जो है 4-5 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं आर्टिकल वाले अमेरिका के संविधान से, उन सभी प्रश्नों को मैं अलग अलग सेशन में, किसी दिन एक ही सेशन में सारे प्रश्नों को करा दूंगा कि आप लोगों को कभी भी समस्या ना हो। हालांकि कराया भी है, यदि आप लोग अमेरिकी संविधान वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को अमेरिकी संविधान कराया, उसमें एक ही जो है वीडियो में सारा कराया है मैंने, तो आप लोग उत्तर करिए। संयुक्त राज्य संघ के संविधान के में जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां आपसे पूछी गई हैं और आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। तो इस प्रश्न में जो है वो बात कर रहे होंगे, तो कार्यकारी शक्तियां जो है भारतीय अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में दी हुई हैं। आपका उत्तर जो होगा अनुच्छेद 2 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग अनुच्छेद 2 की बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, प्रतिष्ठा जी करवा दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिया तो है, यूएसए हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, क्या फर्क पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दोस्तों 7 ही अनुच्छेद, सबसे छोटा संविधान है, तो एक ही अनुच्छेद में कई सारी चीजें दी हुई हैं। पूछा आपसे जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद जा रहा है, तो आप लोग जो है 2 के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आपको दिया है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, चलिए एडजस्ट कर देता हूं और आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से उत्तर करिएगा। चलें, दोनों सदनों की समान शक्तियां, उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है, निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है, नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, किसके बारे में कौन सा कहा जा रहा है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड आपको दिया है। इसको आप लोग तेजी से सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, जितनी तेजी से आप लोग सुमेलित कर सकें। पढ़ने में कोई समस्या नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा छोटा फॉन्ट नहीं होगा, अब इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो जो है साइज कम जो हो जाएगा, आपका प्रश्न कट जाएगा। तो आप लोग इसको सुमेलित करिए। दोनों सदनों की समान शक्ति जो है वो किस देश में है? उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न कहाँ पे है? निम्न सदन उच्च सदन की अपेक्षा जो है अधिक शक्ति संपन्न कहाँ पे है? नेशनल असेंबली जो है वो सरकार कहाँ पे गिरा सकती है? तो आप लोग उत्तर करेंगे। सी विकल्प के लिए धड़ाधड़ आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया, तेजी से उत्तर करिए, सभी लोग उत्तर कर लीजिए, सब लोग उत्तर करें। चले, कुछ एक लोग जो है ए विकल्प का भी चुनाव कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, कुछ एक दोस्तों का बी विकल्प के लिए उत्तर आने लगा है। चलें, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों सदनों की जो है समान शक्तियां नहीं भारत में है, नहीं अमेरिका में है, नहीं फ्रांस में है, कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। उच्च सदन निम्न सदन दोनों जो है दोस्तों एक जैसा, उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली कहां पे है? उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, तो उच्च सदन जो है निम्न सदन की अपेक्षा जो है आपके अमेरिका में अधिक शक्तिशाली देखने को मिलेगा। चलें, उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, निम्न सदन उच्च सदन की अपेक्षा जो है अधिक शक्तिशाली कहां पे मिलेगा? तो निम्न सदन को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों भारत में, यानी लोकसभा जो है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है या नहीं है? है, क्योंकि राज्यसभा के अधिकार जो है वो सीमित हैं कई सारे मामलों में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो है नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है कहां पे? फ्रांस में।
फ्रांस में अध्यक्षात्मक जो है दोस्तों और आपके संसदात्मक शासन व्यवस्था का मिला जुला स्वरूप पाया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली जो है दोस्तों उसे सरकार गिराने का पावर है। यदि नेशनल असेंबली से जो है बहुमत नेशनल असेंबली में जो है बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में फ्रांस में सरकार गिराई जा सकती है। तो आपका उत्तर जो बनेगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए ए का 4। ए का 4 जो है 2 विकल्प में दिया है, कोई बात नहीं है। बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 जो है पहले ही विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें पहले विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन से पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के हैं। आप लोगों को बताना है लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का, इसमें से कौन कौन से लोग जो हैं वो लेबर पार्टी से हैं। उत्तर करेंगे हेराल्ड विल्सन, एडवर्ड हीथ, जॉन मेजर, टॉनी ब्लेयर। उत्तर तेजी से करें। ब्रिटेन की दोनों पार्टियों का नाम बता दीजिए, तेजी से उत्तर करिए। ब्रिटेन की दोनों पार्टियों का नाम बताइए। इस प्रश्न को पूछने का जो उद्देश्य था, कई सारे उद्देश्य थे इस प्रश्न को पूछने के लिए, तो आप लोग पहले तो दोनों पार्टियों के नाम बता दीजिए। चलिए मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूं, हेरोल्ड विल्सन और टॉनी ब्लेयर। नहीं, माफ करेंगे, टॉनी ब्लेयर नहीं, हेरोल्ड विल्सन महोदय और आपके जॉन मेजर महोदय, ये जो है दोस्तों आपके लेबर पार्टी के जो है ये दोनों लोग रहे हैं। तो आपका इस प्रश्न में, चलें तुक्का लगा देती हूं। चलिए मनीष जी का उत्तर आया है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। बिल्कुल सही दोस्तों, मनीष जी का उत्तर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है। मनीष जी जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की बात कर रहे हैं। इस प्रश्न में मैं बात कर रहा था आपसे, लेबर पार्टी पूछा हुआ है। तो दोस्तों लेबर पार्टी में जो है हेराल्ड विल्सन क्लियर है बिल्कुल, और टॉनी ब्लेयर भी जो है दोस्तों आपके लेबर पार्टी के ही थे। हीथ और मेजर जो है दोस्तों ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आपका उत्तर जो होगा ए और डी के लिए सही हो जाएगा। ए और डी जो है आपको ए विकल्प में दिया है। हेराल्ड विल्सन महोदय और टॉनी ब्लेयर, ये दोनों लोग जो है आपके लेबर पार्टी से संबंधित हैं, और एडवर्ड हीथ और जो है जॉन मेजर जो है ये आपके कंजर्वेटिव पार्टी से जो है वो संबंधित हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों पार्टियों का नाम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न अगला दिया है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं। कब तक जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अमेरिका में अपने पद पर बने रह सकते हैं। आप लोगों को बताना है 65 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, 75 वर्ष की आयु तक, मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने अथवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक। तेजी से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर करिएगा। चलिए ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार मैं आप लोगों को करा भी चुका हूं। चले बहुत ही बढ़िया। तो जो है दोस्तों आजीवन जो होता है ये आजीवन रहता है। यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है दोस्तों वो आजीवन रहता है, रिटायर नहीं होता है। हाँ, उसको जो है दोस्तों यदि वो त्यागपत्र दे रहा है या कांग्रेस उसे जो है वो हटा देती है तभी वो हटेगा। आयु सीमा का निर्धारण जो है आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में है दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज कितने वर्ष में रिटायर होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए दोनों के लिए उत्तर करिए। हाई कोर्ट का जज के रिटायर होने की आयु जो है वो कितनी है और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर होने की आयु कितनी है। तेजी से उत्तर करें। अधिकतम आयु मैं बस आपसे पूछ रहा हूं। चलें बहुत ही बढ़िया। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों वो 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट की जो आयु सीमा अधिकतम है वो 65 वर्ष है। अमेरिका में इसका कोई उल्लेख नहीं है, जब तक चाहे वो तब तक रह सकता है अपने मृत्यु के पूर्व तक। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो सकता है। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो वो त्यागपत्र दे के अपने पद से हट सकता है या कांग्रेस उसे हटा दे। चलें तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन से संघीय न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संगठक एकक द्वारा पारित विधियों को तो अवैध घोषित करने का अधिकार है पर संघीय विधियों को नहीं। चलें
राज्य के द्वारा पारित विधियों को जो है वो हटाने का अधिकार है, लेकिन संघ के द्वारा पारित विधि को हटाने का अधिकार नहीं है। उत्तर करेंगे अमेरिका का उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल या फ्रांस के श्रेष्ठ परिषद। तेजी से श्रेष्ठ न्यायालय, माफ करेंगे। चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया। डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो है दोस्तों कौन सा जो है वो कोर्ट है जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को तो जो है वो, चलें, हाँ, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो है असंवैधानिक घोषित कर सकता है, लेकिन जो है संघ के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत और अमेरिका में जो है दोस्तों संघ के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य जो है स्वतंत्र है। अमेरिका में राज्य का अपना अलग जो है कोर्ट है, तो इसलिए अमेरिका से तो कोई लेना देना ही नहीं है। भारत की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में जो है वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे राज्य के द्वारा बनाई गई विधि हो या सरकार के, किसी को भी जो है संवैधानिक घोषित कर सकता है। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों, यहाँ पे आपके राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों को तो जो है वो आपका स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल खत्म कर सकता है, लेकिन संघ के द्वारा बनाए गए नियमों को जो है ये नहीं परिवर्तित कर सकता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो आपका उत्तर जो होगा तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। चले अगला प्रश्न, चलें। अभिकथन और तर्क दिया है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र राज्य प्रमुख है। अपना उत्तर करिएगा। चलें जी बिल्कुल। क्या हो गया, बाकी लोगों को भूख लग गई क्या? भूख लग गई या प्रश्नों को देख के सर दर्द करने लगा? चलें, अभी कथन दिया है और तर्क दिया है, उत्तर करेंगे तेजी से। आसान सा प्रश्न है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र राज्य प्रमुख है। अब आप लोग इस प्रश्न को पता नहीं कैसे करते हैं, दिमाग को जो है आप लोग जेब में रख देते हैं क्या? जब भी कथन और कारण वाला जो है प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहला चीज आपके दिमाग में, जब स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, बिल्कुल संप्रभु है। इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख है, बिल्कुल नाम मात्र की ही राज्य प्रमुख है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है। अब तो आप लोग दिमाग कहाँ रख देते हैं कि जब पहला जो कथन दिया है उसका दूसरे से कोई रिलेशन बन रहा है, संप्रभुता का जो है इनके नाम मात्र के होने के से या वास्तविक जो है होने से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। कम से कम इतना तो आप लोगों को सोचना चाहिए, कोई संबंध नहीं है इससे। यदि संबंध होता, एक दूसरे को पुष्ट करते कथन, तब तो आपका ये विकल्प सही हो जाता। लेकिन जब यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, नाम मात्र के उनके होने से और संप्रभु होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग जो है दोस्तों इसमें बी विकल्प का चुनाव करिए। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। चले, मनीष जी कह रहे हैं तो सर क्या संबंध है बता दीजिए। किसी भी संसद के संप्रभु होने से और उसके राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होना या वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होने से कोई संबंध है? कोई राष्ट्र संप्रभु इसलिए होता है क्या कि उसका जो है दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष जो है वो नाम मात्र का है या वास्तविक है? मैं कह रहा हूं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है यहां पे व्याख्या नहीं है। व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि संप्रभुता का राष्ट्राध्यक्ष के नाम मात्र का होने से और वास्तविक होने से कोई संबंध ही नहीं है। बस इतना कह रहा हूं। और संबंध जब होता तब आपका ए विकल्प सही होता।
यदि संप्रभु वही राष्ट्र होता जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो नाम मात्र का हो, तब ये विकल्प सही हो जाता, तब व्याख्या हो जाती। लेकिन जब संप्रभुता का इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका राष्ट्राध्यक्ष किस तरीके का है जी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर आपका जो होगा आपका दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है, ठीक है, ये उसके शासन के प्रकार से संप्रभुता का जो है वो डिसाइड नहीं होता है। संप्रभुता का जो संबंध है दोस्तों वो राष्ट्र की स्वतंत्रता से है। यदि कोई राष्ट्र जो है अपना निर्णय लेने में प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र है, अच्छा क्या होता तो सही होता, यदि संप्रभुता का संबंध राष्ट्राध्यक्ष से होता तो सही होता, लेकिन संप्रभुता का संबंध राष्ट्राध्यक्ष से नहीं होता है। प्रत्येक राज्य जो है दोस्तों वो संप्रभु है, संप्रभुता उसको जो है वो नैसर्गिक मिली हुई है प्रत्येक राष्ट्र को। यदि उसके ऊपर किसी दूसरे का कब्जा नहीं है, कोई दूसरा उसकी अपनी नीतियों को उसके ऊपर नहीं थोप रहा है, तो वो संप्रभु है। संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो संप्रभुता राज्य का आवश्यक गुण है, उसका राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा इससे संप्रभुता का कोई लेना देना नहीं है। उसका राष्ट्राध्यक्ष तानाशाह होगा, उसका राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड होगा, उसका राष्ट्राध्यक्ष मनोनीत होगा, उसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत होगा, इससे कोई लेना देना संप्रभुता का नहीं होता है। चलिए, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। डैश डैश डैश, कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। निम्न में से जो है ये स्टेटमेंट किसका है, आप लोग उत्तर करेंगे। अंबेडकर जी को दिया हुआ है, बाला साहब देवरस को दिया है, डॉक्टर के.एन. मुंशी, सेठ गोविंद दास। तेजी से उत्तर करेंगे। हिंदी की इस तरीके से जो है वकालत जो है किसने की थी, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं तो उनको जो है एक समान संस्कृति विकसित करनी होगी और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना होगा। चलें, हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाना होगा। तो ये सुझाव जो है दोस्तों आपके बी.आर. अम्बेडकर महोदय ने दिया था। जो लोग इसमें अम्बेडकर जी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज भारतीय जो है वो समाज को किसने कहा था? रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, स्टैनले कोचनक और पाल आर ब्रास। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उत्तर तेजी से करिएगा। चले, चले बहुत तेजी से उत्तर करें। राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक समाज, समाज की बात यहां पे की जा रही है, भारतीय समाज की, आप लोग ध्यान रखिएगा। चले, सब लोगों का उत्तर जो है मॉरिस जोन्स के लिए आ रहा है। चलें, तो आप लोग जाइएगा किसके साथ? रजनी कोठारी के साथ। उत्तर आपका रजनी कोठारी के लिए सही हो जाएगा। रजनी कोठारी ने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हमारे यहाँ 5 वर्ष पे चुनाव की परंपरा जो है तो समाज जो है 5 वर्ष में एक बार राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेता है। वर्ष भर क्या होता है? वर्ष भर जो है अपने दरवाजे पे हाथ पैर में जो है वो लोशन लगा के, ऑयल लगा के बैठा रहता है। किसी राजनीतिक गतिविधि में इस 5 साल में सिर्फ एक बार अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वजह से इसको राजनीतिक समाज तो है, भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक कहा क्योंकि ये निरंतर जो है राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है।
तो उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। चलें, चलिए राइट या रॉन्ग कुछ भी करिए, बस जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? प्रांतीय और जो है वो आपको प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटने का कार्य जो है किस अधिनियम में किया गया है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा, सबका देख रहा हूं किसका कितना सही हो रहा है। काहे कि कोई किसी का मजाक ना बनाए भाई। और आप लोगों से कहता हूं सेशन के बीच में तो आप लोग बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें। और ये मैं क्लास में एक मर्यादा मेंटेन रखने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी उसमें मेरा सहयोग करें। चलें, थोड़ी बहुत शरारत चलती है, लेकिन आपके किसी यदि एक्ट की वजह से, आपके किसी जो है वो कमेंट की वजह से किसी का भी दिमाग यदि विचलित होता है तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। चलिए सब लोग अपने अपने पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों प्रांतीय जो है विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित जो है भागों में दो भागों में बांटने का प्रयास मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो है 1919 में किया गया था। जो लोग इसमें 1919 के अधिनियम की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अब साना सिद्दीकी जी कह रही हैं सर क्लास नहीं मिल रही थी। मेरी क्लास नहीं मिल रही थी ऐसा कैसे हो सकता है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन यदि आपने दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन भी गया होगा। और क्लास तब नहीं मिलती है जब आप जो है ज्यादा समय से। चले बिल्कुल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संत परक मुहावरे सेंटली एंडियम का विचार दिया? चलें अब उत्तर करिए। चलें, तो हो जाता है कभी कभी। उत्तर करेंगे सेशन आज का अफसाना जी जरूर देख लीजिएगा रिपीट करके। सेंटली इंडियम का विचार आप लोगों को बताना है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जॉन्स और आपको जो है जेम्स मैनोर दिया हुआ है। संपर्क मुहावरे के लिए उत्तर करें, तेजी से करेंगे। चलें, तो सेंटली इंडियम का जो विचार है दोस्तों ये आपके मॉरिस जोन्स के द्वारा दिया गया। बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर आ रहा है। क्यों जो है दोस्तों क्या है सेंटली इंडियम का विचार? टूट फूट का विचार है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपस में राजनीतिक दलों में के संदर्भ में जो है दोस्तों इन्होंने कहा था कि इन लोगों में आपस में जो है वो राजनीतिक दलों में आपस में जो है वो सामाजिक सहयोग की भावना इनके अंदर नहीं है, इसलिए जो है दोस्तों इन्होंने ये बहस की थी। तो आप लोग अपना उत्तर इसमें मॉरिस जॉन्स के लिए उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? चलें, गैर पार्टी राजनीतिक गठन किस सामाजिक आंदोलन को जो है दोस्तों माफ करेंगे किसने सामाजिक आंदोलन को, किस सामाजिक आंदोलन नहीं, किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? रामचंद्र गुहा, रजनी कोठारी, पाल चटर्जी, टीके ओमन, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चले, सामाजिक आंदोलनों की बात हो रही है क्योंकि भारत में जो है दोस्तों भारतीय इतिहास के जो यदि आप आंदोलनों को सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को पढ़ेंगे तो आप एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि उसमें पार्टीगत जो है वो भावना नहीं थी। कोई पार्टी का जो है दोस्तों उसमें हस्तक्षेप नहीं था। किसी भी आंदोलन को आप उठा लीजिए, किंचित एक आध आपको मिल जाएंगे जो दलगत भावना से जो है प्रेरित आंदोलन हो, लेकिन ये सामाजिक पूर्ण रूप से सामाजिक जो है वो आंदोलन थे।
क्षेत्रीय आंदोलन के नाम से भी जो है इसको आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो पार्टी का कोई दखलंदाजी न होने की वजह से जो है दोस्तों भारतीय सामाजिक आंदोलनों को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में जो है आपके रजनी कोठारी महोदय ने बताया है। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग इसमें रजनी कोठारी की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। नक्सली आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। इन सभी आंदोलनों को क्रम से जो है आप लोगों को लगा देना है। चलें तेजी से करिए। चलिए, नक्सली आंदोलन का वर्ष बता दीजिए, सर्वोदय आंदोलन का वर्ष, नर्मदा बचाओ और चिपको आंदोलन। तेजी से। चले, अरे ईयर बताइए आप लोग, एबीसीडी ना बताइए, ईयर बताइए। नक्सली आंदोलन का वर्ष क्या है? अब बी विकल्प एक आदमी ने कर दिया, सब लोग बी विकल्प का जो है वो रटने लगेंगे। मुझे बताइए नक्सली आंदोलन का ईयर क्या है, किस वर्ष में नक्सली आंदोलन हुआ था? सर्वोदय आंदोलन बता दीजिए, एक तो बता दीजिए, कहां गया सर्वोदय आंदोलन? चले, वीरेंद्र कुमार जी नक्सली आंदोलन के लिए जो 1965 की बात कर रहे हैं। चले, बहुत ही बढ़िया। तो नक्सली आंदोलन जो है दोस्तों बेसिकली आपके 1967 में। चलिए, सर्वोदय आंदोलन की बात करें आप लोग, 1950 से 1960 के बीच में जो है सर्वोदय आंदोलन चला गया था। किसके द्वारा चला गया था सर्वोदय आंदोलन? चलें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर। चलें, इसकी शुरुआत बता दीजिए। नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर 1985। चलें, चिपको आंदोलन 1974। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुछ चीजें ढूंढा करिए आप लोग जी। चलिए, जयप्रकाश नारायण के लिए उत्तर आ रहा है। ईयर सारा मैंने आपको बता दिया, उसके अनुसार उत्तर देख लीजिएगा यदि ना बताया हो तो। अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति जीएस वर्मा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? जीएस वर्मा समिति जो है दोस्तों निर्भया मामले में जीएस वर्मा समिति का गठन किया गया था। उसके सदस्य का नाम आपसे पूछा गया है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी दिया है, न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति जी रोहिणी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर तेजी से कर दीजिए। जीएस वर्मा समिति का सदस्य इसमें से कौन था? चले, बहुत ही बढ़िया, उत्तर आ रहा है सभी लोगों का। चलें, तो जो लोग इसमें न्यायमूर्ति लीला सेठ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएस वर्मा समिति में जो है न्यायमूर्ति लीला सेठ जो है सदस्य के रूप में काम कर रही थी। उत्तर आपका जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य इसमें से भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा, किसी चुनाव को रद्द घोषित करना। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। कौन सा कार्य इसमें से निर्वाचन आयोग का नहीं है? चलें, सब लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। कौन करता है निर्वाचन, माफ करेंगे, चुनाव परिणाम को रद्द घोषित कौन करता है? चुनाव परिणाम को रद्द घोषित करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर करेंगे।
यदि किसी चुनाव को रद्द घोषित करना हो तो कौन करेगा? चलें, रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। चलें देखिए, चुनाव को रद्द घोषित करना हो तो करेगा तो यही निर्वाचन आयोग ही करेगा, लेकिन बिना राष्ट्रपति के सलाह के जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति की दखल अंदाजी होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी के चुनाव को ये जो है वो अवैध घोषित नहीं कर सकता है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अखंडता दिवस के लिए उत्तर करेंगे आप लोग। जी, राष्ट्रपति की अनुमति से ही निर्वाचन आयोग जो है इसको कर सकता है। अब बताइए राष्ट्रीय अखंडता दिवस के लिए। चलें, डी विकल्प 30 अक्टूबर के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलें, तो राष्ट्रीय अखंडता दिवस जो है दोस्तों 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती के दिन जो है मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की जयंती की तिथि को 19 नवंबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर आपका जो होगा इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए, चलें, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर करेंगे तेजी से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए उत्तर करें। चलें, बिल्कुल जी, बिल्कुल 25 जनवरी आप सभी लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग राष्ट्रीय अखंडता दिवस याद रखिएगा। आपके जो है दोस्तों 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। गांधी, अच्छा 35 जनवरी भी है। चलें, बिल्कुल किट्टू जी बात कर रही हैं 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस। जी बिल्कुल, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अगले प्रश्न पे आते हैं। आप लोगों को समितियों को बताना है दोस्तों। संसदीय समितियां दी हैं और सदस्यों की संख्या, लोकसभा समिति, प्राक्कलन समिति, विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति और लोकसभा की व्यवस्था समिति। किस समिति में जो है वो कितने सदस्य होते हैं उसके लिए आप लोग उत्तर करिए। तेजी से थोड़ा कर दीजिए इस प्रश्न को। तो चलिए, हो गया वो जो है वो अंगूठा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो वो 25 की जगह 35 टाइप हो गया। मैंने थोड़ा सा हंसी मजाक किया, तो अब आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। वो टाइपिंग एरर है। चलें, उत्तर जो है आप लोग इसको सुमेलित करने का प्रयास करिए। चलें, तो यदि लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो आप सभी को पता है दोस्तों, लोक लेखा समिति में जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं, कम से कम 20 बार कराया होगा। प्राक्कलन समिति की बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता है जो है 30 सदस्य होते हैं इसमें। विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति की बात करेंगे तो संसदीय समिति जो है ये दोस्तों इसमें 45 सदस्य होंगे। और जब आपसे लोकसभा की व्यवस्था समिति की बात की जाएगी तो व्यवस्था समिति में जो होंगे दोस्तों वो 15 सदस्य होंगे। तो आप लोग देख लीजिए, आपका ए का 2 हो जाएगा और बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 4।
चलें, तो ए का 2 और बी का 4 इसमें जो है आपके किस में दिया है, दूसरे विकल्प में। तो जो लोग दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग जो है इसमें चले जाइएगा, उत्तर आपका बी विकल्प के साथ सही है। चले, उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों को जो है वो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के सेशन के बारे में आप सभी लोगों का विचार क्या है, आप लोग अपना जो है आप अपना व्यक्तिगत ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। 2 मिनट आप लोगों के साथ और बना रहूंगा, उसमें आप लोग अपना जो है विचार मेरे साथ शेयर करें। कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हो पाई। चलें, जी थोड़े से जो है वो आज स्तरीय प्रश्नों को मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि सामान्य प्रश्नों को इतनी बार करा चुका हूं आप लोगों के, बहुत जो है वो कोई प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है संभवतः। 262 जो है सेशन आप लोगों को करा चुका हूं, तो सामान्य प्रश्नों को भी कराऊंगा, लेकिन अब बीच बीच में एक आध दिन आप लोगों को जो है दोस्तों इस तरीके से कुछ नए प्रश्नों को, कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड प्रश्नों को जरूर लेके आऊंगा बीच में, जिससे कि आपका जो है, जो खास करके जो लोग मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उनका जो है वो माइंड प्रिपेयर रहे एग्जाम के लिए। चले, प्रतिष्ठा जी पूछ रहे हैं आपका टाइम क्या होता है क्लास का। 9:15 से 9:15 में क्लास शुरू हो जाती है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। अरे रोज ले आऊंगा तो आप लोग भाग जाते हैं। आज ही के सेशन में देख लीजिए, आधे लोग जो है वो भाग गए 35-40 मिनट की क्लास के बाद ही। चलें, क्लास का एक डेकोरम होना चाहिए और मैं कोशिश करता हूं मेंटेन करने का, उसमें आप लोग सहयोग करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलें, जी बिल्कुल। थोड़े से प्रश्नों का स्तर उठाना पड़ेगा, जानबूझ के उठा रहा हूं। आप सभी को पता है दोस्तों कि एग्जामिनर जो है वो चेंज होंगे, आपके बोर्ड के सारे मेंबर चेंज हो गए हैं, तो अब नए एग्जामिनर आएंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रश्न ही बनाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रश्नों को जो है वो आप लोगों को अपने आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए। चलें, तो फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए, थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग किया करिए दोस्तों। मैं हर स्तर से आपको तैयार करना चाहता हूं, आप लोगों को सफलता दिलाना चाहता हूं। बस आप लोगों से एक ही, जी बिल्कुल ले आता रहूंगा आप लोगों को, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा सेशन से, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी। मैं 1 घंटे की क्लास लूं, 2 घंटे की क्लास लूं, आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पुराने प्रश्नों को, जी बिल्कुल, पुराने प्रश्नों को कई बार करा दिए हैं और फिर से करा देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है, पुराने प्रश्नों को दोबारा करा देंगे। मैंने आप लोगों से वायदा किया है कि आपके सिलेबस को कम से कम 2 बार तो करा दूंगा। 2 बार मैंने 2 क्या 3 बार करा दिया है, अभी 1 बार और कराऊंगा, 4 बार करा दूंगा। तो जो शुरू से है उसको कम से कम जो है 2 या 3 बार या 4 बार जो है सारे प्रश्न मिले होंगे। जो अब नए नए जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी रिपीट कराऊंगा, अभी 1 बार और कराऊंगा। तो आप लोग जो है जरूर, आपके एग्जाम से पहले आपका कोई भी हिस्सा मैं अपनी तरफ से कमजोर छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। बाकी आपकी श्रद्धा, आप कितना जो है वो डेडिकेटेड हैं अपने लिए और कितना डेडिकेटेड हैं मेरे लिए, ये भी जो है मुझे देखना है। तो आप लोगों से डेडिकेशन की डिमांड क्या है मेरी,
बस आप लोगों से एक ही डिमांड होती है, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थोड़ा सा अपनी संख्या पे जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, संख्या को मेंटेन करेंगे, मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए जो है वो मेहनत करूंगा। देखिए किसी को जो है दोस्तों यदि कोई मोटिवेशन ना मिले तो मेहनत करना नहीं चाहता है। यदि आप लोग जो है दोस्तों ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं भी ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए हल्के फुल्के प्रश्न लेके आते रहूंगा। कौन मेहनत करने जाए? कुछ प्रश्नों को ढूंढना, नए प्रश्नों को ले आना, कुछ नए टॉपिक को एक्सप्लेन करना, इन सब में एनर्जी लगती है, इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरा सहयोग करना पड़ेगा। चले प्रतिष्ठा जी करिए। सर क्या हर बार नया सदस्य? जी नहीं, हर बार नए सदस्य नहीं चुने जाते हैं। इन लोगों का, पुराने जो लोग थे उनका टेन्योर पूरा हो गया था। मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा। देखिए जनवरी लास्ट, फरवरी में जो है वो जनवरी लास्ट और फरवरी में एग्जाम की जो सूचनाएं मिल रही हैं वो मिल रही हैं। अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, लेकिन आप लोग जो है वो जनवरी को अज्यूम करके तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अब साना जी पूछ रही हैं सर मेंबर्स कितने दिन में चेंज होते हैं? देखिए ये सरकार के ऊपर है और नॉर्मली 10 ईयर में 10 साल का शायद टेन्योर होता है, इसमें बदल जाते हैं। चले, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में जो है वो बिल्कुल कंजूसी ना करिए। आप लोग थोड़ा सा जो है मेरा सहयोग करिए, मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। एक बार आप लोग सोशल मीडिया पे जो है दोस्तों मन से, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, एक बार आप लोग मन से हर जगह शेयर कर दें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो यदि 50 लोग ही सिर्फ शेयर करते हैं, चारों तरफ दिखने लगेगी पोस्ट, लेकिन आप लोग ये करते नहीं हैं। फिर भी मैं भी हिम्मत नहीं हारा है। यदि 262 क्लास में हिम्मत नहीं हारा हूं तो अब नहीं हारूंगा। देखता हूं कब तक आप लोग नहीं करते हैं। आप लोगों के शेयर करने का जो है दोस्तों, आप लोगों के सहयोग का की अपेक्षा मैं हमेशा करूंगा। हमारे टाइम पर ही सदस्य चेंज होने थे। चले कोई बात नहीं है पूजा जी, सदस्य चेंज हो गए उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तैयारी अपनी रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए एकदम। मैं आप लोगों का कोई पक्ष कमजोर नहीं छोड़ता हूं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सदस्य चेंज हो गए तो कुछ वो कहीं से जो है मंगल ग्रह से कोई सवाल उठा के लेके चले आएंगे। सवाल आपके सिलेबस से ही आएंगे। अच्छे से पढ़िए, समझिए, जो चीज़ नहीं समझ में आती है हमसे पूछिए। मैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर बैठा हूँ। मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा जहाँ पे आप लोगों को समस्या होगी। रमाशंकर जी पीडीएफ के लिए जी बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ पीडीएफ के लिए कि आप लोगों का पीडीएफ जो है मिलने लगे आप लोगों को। एक्चुअली जो पीडीएफ के लिए जो काम करते थे वो उन्होंने जो है वो आना ही बंद कर दिया है इस समय। इसकी वजह से पीडीएफ आप लोगों का प्रभावित हो रहा है। अब देखता हूँ मैं कुछ यथाशीघ्र मैं आप लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ कि पीडीएफ आप लोगों को मिले। चलें, यदि सॉल्व पीडीएफ नहीं हो पा रही है तो आप लोगों को पीडीएफ एज इट इज दे दूंगा। आप लोग उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेज आप लोग नियमित रूप से देखते हैं। जैसा भी होगा आप लोगों से बिना विचार विमर्श किए मैं कोई काम नहीं करूंगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए